उधर गुरुग्राम से मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। प्रार्थना करता हूं कि जो भी लोगों के जैसे प्रतिनिधि थे, सब लोगों को, परिवार के लोगों को भगवान इतनी शक्ति प्रदान करे, इस असह्य क्षति को सहन करने की शक्ति उनको मिले। मित्रों, जैसा 25 मई चुनाव का दिन था, चुनाव समाप्ति के बाद सब लोग अपने अपने क्षेत्र में एक आंकलन करते हुए, और कल हम लोगों ने 27 तारीख को अपनी एक रिव्यू मीटिंग की, और उस रिव्यू मीटिंग के आधार पर मैं आप लोगों के सामने जो विषय रख रहा हूं वो ये है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें और करनाल की विधानसभा सीट 11 की 11 कमल खिलाकर हम 4 जून को मोदी जी की झोली में डालेंगे। ये अलग बात है कि मार्जिन वेरी करता है, अलग अलग जो कॉर्नर से रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ज़्यादा मार्जिन है, कहीं कम मार्जिन है, और न केवल पार्टी के लोगों की ओर से बल्कि इंडिपेंडेंट राय रखने वाले लोगों से भी हमने जो जानकारियां ली हैं उसमें 100% रिजल्ट ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ रहा है। चूँकि बहुत ऐसे विषय हैं जो चुनाव के दिनों में एक आरोप प्रत्यारोप के रूप में भी लगे हैं। मैंने तो हमेशा यही कहा है कि कांग्रेस एक प्रकार से हार का जो एक मुख्य कारण उनका, उसके कारण से बौखलाई बातें उन्होंने की हैं। देश भर की बातों में भी उनके नेताओं ने उसी प्रकार से कहा, और हरियाणा के बारे में भी इसी प्रकार की जो हरियाणा के नेता हैं उन्होंने कहा है। देश भर में तो अभी तक 6 चरण हो चुके हैं, 7वां एक चरण बाकी बचा है 1 जून को, और इन 6 चरण में भी मुझे ऐसा लगता है कि हम 360 और 370 के आसपास पहुंचे हैं, यानी एनडीए मिलाकर। और 7वें चरण में मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से हम 400 को पार करेंगे। उसके बहुत बड़े सॉलिड रीजन है, कारण है। बड़ा कारण तो ये है कि मुख्य रूप से 2 ग्रुपों में ये प्रतियोगिता चल रही है। इसको चुनाव कहें, लड़ाई कहें, युद्ध कहें, प्रतियोगिता कहें, कुछ भी कहें, जिसमें एनडीए की तरफ का हमारा एक निश्चित सारा सिस्टम देश भर की जनता को पता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन हमारी टीम है, कितने हमारे दल हैं, कौन उसमें डोमिनेट कर रहा है। जहाँ दूसरे दल का जो प्रश्न है यूपीए का, तो यूपीए में यानी कोई अपना एक सर्वमान्य नेता वो चुन नहीं सके हैं, और उसका सीधा कारण ये है कि मत भिन्नता इतनी ज़्यादा है कि वो दल कहीं कहीं मिलके भी लड़ रहे हैं, कहीं कहीं आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। अगर वो हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं तो दिल्ली में आमने सामने लड़ रहे हैं। इस प्रकार से और अन्य प्रांतों में भी अन्य पार्टियों के भी ऐसे विषय हैं। कोई किसी प्रकार का सामंजस्य उनका दिखाई देता नहीं है। नेता के नाते हर किसी के मन में लार टपक रही है कि जैसे कल ही यूपीए जीत करके और प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इस प्रकार का विषय ये हम सबको ध्यान में है। और जहाँ तक इश्यूज का विषय है, हम लोगों ने, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो नेशनल इश्यूज पर ये चुनाव हमारा दायित्व भी है, और लड़ना भी इसीलिए चाहिए दुनिया को नेशनल इश्यूज का पता लगे। अन्यथा लोकसभा का चुनाव हो और उसको गली मोहल्ले पर लाके खड़ा किया जाए तो ये अपने आप में लोकतंत्र के साथ धोखा है। हाँ, जब कभी चुनाव विधानसभा के होंगे, जब कभी चुनाव लोकल बॉडीज के होंगे तो उन विषयों को वहाँ रखना ही चाहिए। लेकिन आज देश में, पूरे देश का स्थान दुनिया में क्या बना है, हमारे देश के लोगों में कितना अपने आप में विश्वास जागा है, चाहे वो राम जन्मभूमि का विषय हो, और चाहे धारा 370 का हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे गरीबों के लिए स्कीमें बनाने की बात हो, उसमें आयुष्मान की बात है, उसमें हर घर में जो सुविधाएं दी गई गरीब परिवारों में, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बना के दिया, घर घर में पानी पहुंचाया, हर घर में बिजली पहुंचाई, हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाया, और गरीब लोगों के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड इसकी गारंटी सबकी दी है। और इसी प्रकार से किसानों के लिए, किसानों की भी जैसा एमएसपी है, जैसा किसान सम्मान निधि है। अब किसान सम्मान निधि विषय ऐसा है जो कहीं मांग नहीं आई थी, लेकिन एक संवेदनशीलता के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने
स्वयं आगे बढ़ करके कि किसान, खास करके छोटा किसान, उसको ये राहत 6,000 रुपये की साल की भी अगर मिलती है तो अपना बीज खरीद सकता है, खेत में कोई खर्चा होता है उसको अपना पूरा कर सकता है, छोटे छोटे खर्चे उसके पूरे करके और बाद में फसल का पूरा जो पैसा है वो अपने घर ले जा सकता है। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं। हमने उसमें स्टेट की ओर से भी बहुत चीज़ों को यानी एड ऑन किया है। जैसा ये हमारा आयुष्मान भारत है, इसके अंदर हरियाणा ने भी 1,20,000 के बजाय 1,80,000 लिमिट करके और चिरायु हरियाणा ये योजना आगे बढ़ाई कि हम इनको भी प्रदेश की ओर से इसका जो सारा खर्च है वो वहन करेंगे। यहीं तक नहीं रुके, 1,80,000 से 3 लाख तक इसमें एक नॉमिनल 1,500 रुपये साल का लेकर के और वो 5 लाख का बीमा उनका भी किया। और अब तो उसके बाद जो हमने घोषणा कर रखी है चुनाव शुरू होने से पहले, नोटिफाई अभी होनी है वो, लेकिन उसमें एक प्रकार से इसको यूनिवर्सल कर दिया कि सब लोग 5,000 रुपये का एक प्रीमियम दे करके और अपने आप को उसमें जोड़ सकते हैं, कोई आयु का हिसाब नहीं है। तो ऐसी योजनाएं बहुत बनाई हैं। जहाँ तक आयुष्मान भारत 70 साल से ऊपर के लोगों का है, उसमें इंडिविजुअल के लिए 5 लाख रुपए का बीमा 70 साल से ऊपर के लोगों का, वो भी हमने अपने संकल्प पत्र में ये जारी कर चुके हैं। तो ऐसी लोकहित की योजनाएं, ऐसे नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज आज निर्णय प्रक्रिया में मोदी जी, अमित शाह जी, इनका देश और दुनिया में धाक जमी है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, उसको कैसे सरल तरीके से और उसका निर्णय ले लेते हैं। अब कांग्रेस के लोग हमेशा डराते रहे क्या कि अगर आपने राम जन्मभूमि के विषय को हाथ लगाया, अगर आपने 370 को हाथ लगाया तो गृह युद्ध हो जाएगा, देश में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी के शरीर पर कोई खरोंच आई? कितना स्मूथली ये सारे काम हुए। राम जन्मभूमि का कोर्ट ने निर्णय दिया और 370 का जो अमेंडमेंट है वो सरकार लेके आई और किसी ने, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग उसमें आज प्रसन्न हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि हम देश की मुख्य धारा में आ गए। जो वहाँ के लोकल लीडर्स जो अन्याय करते थे, उस अन्याय से वो बच गए हैं। सरकारी खर्चा जितना दिखा दिया जाता था, कोई ऑडिट नहीं होता था, वो ऑडिट वहाँ होने लग गया। एससीज को जो रिजर्वेशन वहाँ होता नहीं था, वो एससीज को रिजर्वेशन मिलने लग गया। नौजवानों को रोजगार के साधन, इंडस्ट्री को वहाँ जाने का मौका, ये सब मिले हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की जनता भी इस विषय को सराहती है। जो कांग्रेस के लोग यानी मुसलमानों को अपना एक वोट बैंक मान के चलते हैं, आखिर उनके प्रति अगर उनकी बहुत ज़्यादा लगाव और सहानुभूति होती तो मुस्लिम महिलाओं के साथ ये अन्याय लगातार न चलता, जो अन्याय 3 तलाक के रूप में मुस्लिम महिलाओं को झेलना पड़ता था। मोदी जी ने उसको समाप्त किया। मेरा कहना कि यह है कि मुद्दे राष्ट्रीय थे और इन लोगों ने जानबूझ करके और छोटे छोटे मुद्दों पर लेकर के आए कि जनता को हम कैसे बहका सके, कैसे उनको झूठ बोल करके उनको आकर्षित कर सके। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि हम सरकार में आएंगे तो हम 1 लाख रुपया हर गरीब महिला, नौजवान, बेरोजगार उसके खाते में डालेंगे, जिसका उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में आपको इतना पैसा मिलेगा। मैं ऐसा उनसे पूछता हूँ, मेरा प्रश्न है कि कभी हिसाब किताब तो पढ़ा होगा उन्होंने थोड़ा बहुत। अगर हिसाब किताब लगा लें तो ऐसी जनता 130 करोड़ में से अगर मानो 40% भी हो तो 52 करोड़ बनती है। अगर यानी 40%, अगर 30% भी कर लें तो ये 40 करोड़ बनती है। 40 करोड़ लोगों को अगर 1-1 लाख रुपया दे दिया तो कितना चला जाएगा? 40 लाख करोड़। और देश का बजट आज कितना है? इस साल में बजट तो भी पेश हुआ है। टोटल बजट 48 लाख करोड़ है। अगर 48 लाख करोड़ में 40 लाख या 52 लाख करोड़ केवल एक स्कीम में देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो भाई ये तो कोई भी सरल आदमी पूछेगा पैसा लाओगे कहां से? अगर एक ही स्कीम के ऊपर देश ने चलना और बाकी सारा देश बंद करना है तो देश बंद नहीं होने वाला, इनकी दुकान जरूर बंद है। तो ऐसे ऐसे झूठ, ऐसे ऐसे किस्से ये लोगों ने लोगों को सुनाए हैं। अब आम आदमी भ्रमित होने में थोड़ा उसको लगता है कि शायद 1 लाख मिल रहा है। इन्होंने पिछली बार भी कहा था कि हम युवकों को 72,000 रुपया मिनिमम आय की गारंटी देते हैं, यानी अगर नहीं भी वो कुछ करता होगा तो 72,000 रुपये उसके खाते में जाएगा। उस 72,000 को उन्होंने 1 लाख किया। जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, हम युवाओं को तो स्किलिंग कराएंगे, उनको स्किलिंग करा के उनको लोन देंगे, इंटरेस्ट माफ करेंगे, लेकिन काम खुद करना पड़ेगा। और उस काम करने के लिए उन्होंने लोन के रूप में मुद्रा स्कीम चलाई
10 लाख, अभी नए अगले 5 वर्ष के लिए 20 लाख कर दिया। छोटे छोटे रेडी फेडी वाले उनको 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, अब 1 लाख कर दिया कि उनको जितनी आवश्यकता है बिना इंटरेस्ट के वो भी देंगे। स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को लखपति दीदी, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका उत्पाद वो जो बनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, कोई खिलौने बनाता है, कोई घर के सामान, कपड़े का सामान है, कोई बुनाई है, कोई कढ़ाई है, या कोई खाने की चीज़ें, कोई बिस्कुट बनाते हैं, कोई मुरब्बा बनाते हैं, कोई अचार बनाते हैं, इन सब की बिक्री की व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे कठिनाई काम है वो मार्केटिंग की है। तो इसके लिए हमने हरियाणा में तो घोषणा कर दी है, साझा बाजार बनाएंगे, और साझा बाजार में महीने भर का उत्पाद वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बुक करेंगे तो शहर में सारा उनका बिक सकता है। तो ऐसे सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को बिक्री के नाते, अगर उनकी बिक्री होती है 1 लाख से 2 लाख रुपए साल का, ये कमाएंगे। उनको लखपति बनाना, लेकिन कमा के बनाना, मुफ्त में दे करके लखपति बनाना, उससे स्वाभिमानी व्यक्ति तो कभी आगे आता ही नहीं। ऐसे ही ड्रोन दीदी, ये जो कंसेप्ट है कि ड्रोन की सिखलाई, स्किलिंग, ये महिलाओं की कराएंगे, कि उस ड्रोन के कारण से, आज बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के कारण से ड्रोन का उपयोग अब हर जगह हो गया। फंक्शंस में, शादियों में, कहीं जुलूस निकलते हैं, कहीं जलसे होते हैं, ट्रैफिक के लोग, पुलिस उसका उपयोग करती है। अब तो इस प्रकार की हर चीज़ की फोटोग्राफी के लिए ड्रोन एक अच्छा मेथड आ गया कि जिसका सरकार भी जगह जगह उपयोग करती है। तो केवल इतना ही है कि ड्रोन को सिलाई करना, और खेतों में मानो दवाई छिड़कनी है, खाद छिड़कना, नैनो यूरिया, वो ड्रोन से छिड़का जाएगा। पहले तो किसान जो है अपने कंधे पर या पीठ पर टैंकी बांध करके उसको चलाता रहता, छिड़कता है। अब उनको आवश्यकता नहीं है, ड्रोन उसका एक साइज के हिसाब से कैपेसिटी उसमें डालो, लिक्विड डालो, उसको उड़ाओ और सारे एकड़ में 10 मिनट में छिड़क के आ जाएगा। अब तो ड्रोन आगे आगे टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ गई है कि अगर 20 मंजिला मकान पर किसी व्यक्ति को सामान मंगवाना है, बजाय वो आदमी को नीचे भेज करके और दुकानदार को किराने की दुकान या सब्जी की दुकान भेजेगा, केवल वो मैसेज देगा और दुकानदार अपने ड्रोन से उस सब्जी को डालेगा और 20वीं मंजिल पर देकर वापस आ जाएगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी का आधार बनेगा, नए नए अवसर ऐसे रोजगार के बनेंगे। लोगों को रोजगार कैसे मिले, ये योजनाएं भरपूर, चाहे वो स्टैंड अप है, स्टार्टअप है, ये सारी योजनाएं बनाई हैं। उसमें से अप्रेंटिसशिप, हमारा हरियाणा में देश भर के अंदर अप्रेंटिसशिप का जो प्रयोग चल रहा है, उसमें एक बड़ी संख्या में, क्योंकि हर इंडस्ट्री, हर गवर्नमेंट का ऑफिस 5% लोगों को अप्रेंटिसशिप रख सकता है बिना किसी एग्जाम के। केवल एग्जाम दे के आओ अपना, और अप्रेंटिसशिप में 6 महीने का उनका अप्रेंटिसशिप रखो और जाओ। तो इस प्रकार की सारी चीज़। अब इसी प्रकार से झूठ उनका जो शुरू हुआ है वो है अग्निवीर का, कि हम आएंगे अग्निवीर बंद करेंगे। अरे भाई, अग्निवीर में बड़ी संख्या में नौजवानों को एक डिसिप्लिन, एक उनमें देशभक्ति की भावना, एक ईमानदारी का भाव, ये आएगा, उसके बाद नागरिक बनते हैं, तो वो नागरिकता इस देश के यानी सिस्टम को ही बदल देगी। उदाहरण के लिए इजराइल, अब तो सबको पता लग गया, पहले नहीं पता होता था, अब चूंकि इसके बदले में उदाहरण देना पड़ता है हमको। इजराइल के हर युवा को 3 साल के लिए आर्मी में जाना पड़ता है, हर युवा, हर वहाँ की जो बेटी है, लड़की है, उसको 2 साल के लिए आर्मी में जाना पड़ता है। उसके बाद आकर के अपना जो उनकी सिविल लाइफ है उसमें वो काम करते हैं। जितने आर्मी में रहना चाहते हैं उनको रखते हैं, बाकी को सिविल लाइफ। तो यहाँ भी 25% आर्मी में ही रहेंगे, 75% को आकर के सिविल लाइफ में, और फिर उसमें ट्रेनिंग, पढ़ाई उनकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, जो काम ट्रेड उनको वहाँ आर्मी में दिया जाएगा उसकी ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग के आधार पर यहाँ सिविल में आकर के अपना काम करेंगे। आर्मी में तो जितने जाने उतने जाने ही हैं। अगर मानो आर्मी में साल के 10,000 लोग जाने हैं, अब 10,000 आर्मी में रखने के लिए 40,000 भर्ती करेंगे। 10,000 आदमी तो एज इट इज जैसे जाएंगे वैसे रहेंगे, 30,000 वापस आके सिविल लाइफ में काम करेंगे। अब वो क्या करेंगे, इसके बारे में अलग अलग जो फोर्सेज हैं वो अपनी अपनी स्कीम बनाई है उन्होंने। आपको जानकारी है कि नहीं है, शायद याद आ ही जाएगा। मैंने 15 जून 2022 की घोषणा की थी, हरियाणा का अग्निवीर का जो बालक है, जो नौजवान 4 साल के बाद आएगा, उसको गारंटेड जॉब दिया जाएगा। ये गारंटेड जॉब की बात मैंने कही उस समय, मैंने आंकड़े भी लिए। अभी तक हरियाणा के 2,000 नौजवान ही आर्मी में जा रहे हैं हर साल, 10,000 सारे देश में से जा रहे हैं। एक प्रारंभ में एक प्रयोग है, 2,000 में से
मानो 500 तो वहाँ रह ही जाएंगे, 1500 आएंगे ना। अब 1500 लोगों को हमने ग्रुप डी, बी, पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, उसके अलग अलग पैरामीटर बना दिए। डी का तो गारंटेड जॉब है ही है, लेकिन उसके आगे भी जो बाकी युवा हैं उनके साथ उनको प्राथमिकता देकर के उनको आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब कुल मिला करके ऐसा नहीं कि वो आगे सड़क पर आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक अच्छी ट्रेनिंग होने के बाद और साथ में उनको वहाँ से 4 साल के बाद आने के बाद पैसा भी मिलेगा, उस पैसों को ला करके स्वयं रोजगार करने का भी उनके लिए रास्ते खुलेंगे। ट्रेनिंग भी लेके आएंगे, पैसा भी लेके आएंगे, तो स्वयं रोजगार भी आखिर युवा ऐसे ही करते हैं। तो बड़ी संख्या कोई 1500 हरियाणा के लिए ऐसा नहीं है। तो 1500 लोग आज भी हम ग्रुप डी में कुछ भी नहीं होगा तो हर साल 7-8 हज़ार लोग लेते हैं। तो 1500 अगर वो आते हैं तो बाकी तो खुला है ये रास्ता। उसमें से सी में भी जाएंगे, बी में भी जाएंगे, ए में भी जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो आना चाहेगा सरकारी नौकरी में उसके लिए गारंटेड जॉब है। हाँ, आने की इच्छा नहीं करेगा तो उसकी मर्जी है। इस प्रकार से जो इनके जो झूठ बोलने वाले विषय हैं इसको जरूर हमने निकाला भी है, उठाया भी है। चुनाव के संबंध में जो बात मुझे बतानी है वो ये, चुनाव सामान्य तौर पर ये कहा जा सकता है कि शांतिपूर्वक तरीके से हुआ, इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ करके। लेकिन कुछ स्थानों पर खास करके मैं नाम लेके कहूँगा, कांग्रेस के लोगों ने बोगस वोटिंग भी कराई है और उस बोगस वोटिंग को हमने सख्ती से रोकने की कोशिश की है। फिर भी चूंकि हर बूथ पर पर्याप्त पुलिस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो उनको मौका मिलता है तो हमें कुछ बोगस वोटिंग करने का जो समाचार मिले हैं। अभी ठीक है कि उसको आज चैलेंज करने का समय भी निकल गया, चैलेंज करते भी नहीं है, लेकिन पहले जितनी होती थी उससे कम हुई है, फिर भी हुई है। इसका भी एक संज्ञान हम आगे भी लेंगे, इस प्रकार से ना हो। एक बात हुड्डा साहब ने खास करके मेरे खिलाफ कही, अभी कल ही कही, क्या कि ये तो बौखलाहट है जिसमें से ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और मैं उस बयान पर आज भी कायम हूं। मैंने स्टेज से बयान दिया कि कुछ कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख, अब मैं सबके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं अपने, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है। बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया, नोटिस दिया। उस नोटिस के बाद उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन चूंकि सारा कुछ एम्प्लॉइज हर बूथ के ऊपर उनका एक सिस्टम होता है, वहाँ कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। एम्प्लॉय गड़बड़ करने पर आ जाए, मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नजर रखी जाएगी, और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। और मैंने हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री बाकी सबको कह दिया कि इनकी लिस्टें बनवाओ, लिस्टें बनवा करके और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है ये। यानी कैसे, जैसे कहावत कही जाती है, क्या खेत ही बाढ़ को खाने लग जाएगी, बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो खेत को बचाएगा कौन? आखिरी कर्मचारियों का दायित्व है कि एक निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराएं, ये जिम्मेदारी कर्मचारियों की है। अभी तो 4 मुझे ध्यान में है, लेकिन और रिपोर्ट सब आ रही है। और उन 4 में ग्रॉस इनडिसिप्लिन किया। नहीं, वो इसके कारण से नहीं हुआ, वो तो और क्या है कि एक नियम होता है आचार संहिता का कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई काम घोषणा नहीं कर सकती जिससे वोटर के ऊपर प्रभाव पड़े उसको आकर्षित करने के लिए। और सरकारी कर्मचारी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसके कारण से वोटर के ऊपर उसको परेशान करने के लिए, और वो सरकार से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है तो सरकार से ही दूर होगा, दुखी होगा। तो बाला में 1-2 जगह देखा है, तो खास करके जो पंजाब के साथ लगती बेल्ट है, इस बेल्ट में कुछ सिखों का लबादा पहन करके, कुछ किसानों का मुखौटा डाल करके, मैंने खुले रूप से बताया कोई किसान हमारे सारे सिस्टम से नाराज नहीं है। किसान आज जितना हमारी पॉलिसी से सहमत है, कांग्रेसी पॉलिसी का भी हुआ ही नहीं है। बिजली पानी की बात कहीं कहीं, क्योंकि गर्मी इतनी थी, आज भी है, तो ये जो 7 दिन का या 10 दिन का, क्या इसको नाम दे रहे हो, नौतपा, तो ये संयोग से 25 मई को ही शुरू हुआ। तो ये मई का आखिरी सप्ताह पानी के लिए, बिजली के लिए ये संकट रहता है। बहुत हमने डिपार्टमेंट के साथ, थोड़ा इतनी तो सुविधा लोगों को मिले, हम कह ही सकते हैं, उन्होंने कहा कि इस सुविधा का ध्यान रखना चाहिए।
अपनी ओर से सब कोशिश की है। फिर भी ये गर्मी केवल हमारे यहाँ हरियाणा में ऐसा नहीं है, देशव्यापी इस समय गर्मी का इस समय चल रहा। कल तो 49.5 डिग्री भी मैंने सुना है। हाँ, तो 49.5-50 डिग्री कहीं टेम्परेचर मैंने अभी अपनी लाइफ में नहीं सुना। 47-48 तक सुनते थे। अफ्रीकन देशों में तो 51-52 भी जाता है। इसलिए इस विषय पर भी कुछ लोगों ने राजनीति करनी शुरू की। दिल्ली के लोगों ने कहा हमारा पानी बंद कर दिया। पहली बात तो यह है कि कोई पानी बंद नहीं हुआ। जितना शेयर उनका है, शेयर में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त आदेश दिया हुआ है, 719 कुछ क्यूसेक उनका शेयर है और 1050 क्यूसेक हम उनको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कंडीशन है कि 2 रिजर्वायर हैदरपुर और वजीराबाद दोनों रिजर्वायर भर के रखने हैं। अब दिल्ली सरकार क्या करती है, उसको भरने के लिए जो पानी जाता है उसको पहले से ही इधर नरेला के आसपास काट करके और दूसरी साइडों में निकालते हैं ताकि वो भर ना सके। तो ये हमने उनको बता दिया कि हमारा टोटल दोनों को भरने के लिए इतने क्यूसेक पानी है, उसको हम लगातार देते हैं, आज भी देते हैं। और उससे ज़्यादा अगर पानी मानो बरसात के दिनों में होता है तो उनकी डिमांड पर हम देते भी हैं। अगर बरसात में तो बजाय वो लेते भी नहीं है। हाँ, बरसात के दिनों में लेते भी नहीं है। हम तो चाहते हैं ले जाएं, तो वो पानी जितना फिर होता है जमुना में जाता ही है। लेकिन ये पानी की राजनीति दिल्ली की ओर से शोभा नहीं देती, तो इस नाते से इसको भी मैं कंडम करता हूं। एक विषय सरपंचों का भी आया मेरे सामने। सरपंचों की कार्यप्रणाली में, ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली में हमने कुछ परिवर्तन किए हैं और परिवर्तन करने के बाद बहुत सरपंचों ने उसका समर्थन भी किया, कुछ सरपंचों ने विरोध भी किया। लेकिन विरोध था ई टेंडरिंग का या कैश लिमिट का। हमने कहा कि ये 2 चीज़ें छोड़ करके और कोई भी कठिनाइयां हैं उन सबको हल करने के लिए तैयार हैं। पहले तो बाकी चीज़ों पर आते नहीं थे, लेकिन इस चुनाव के समय में जगह जगह मीटिंग हुई है। उनका ठीक है, 2 विषयों को छोड़ करके बाकी सब कठिनाइयाँ हमने ले ली हैं उनकी, और उनको बहुत जल्दी आचार संहिता के समाप्त होते ही जो टेक्निकल चीज़ें हैं, कहीं छोटी मोटी टेंडरिंग के सिस्टम में या कोई रेट्स में, पेमेंट में, ईबी भरने में, एमबी भरने में, तो ये टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसको सबको ठीक कर दिया जाएगा, ये हमने उनको आश्वासन दे दिया है। मोटे रूप से ये विषय थे। हाँ, एक जो वोटिंग परसेंटेज है, तो वोटिंग परसेंटेज जरूर वो भी मैं समझता हूँ गर्मी एक मुख्य कारण है। पिछले चुनाव की अपेक्षा कुल 4% कम रही है 2019 में, और इसमें अभी 65.1 है शायद। हाँ, और पिछली बार ये 69 पॉइंट समथिंग थी। तो 4% की पूरे प्रदेश में वोटिंग कम रही है। विश्लेषक अलग अलग विश्लेषण करते हैं। एक विश्लेषक तो यहाँ तक कह गए कि ये बीजेपी की फेवर में है, क्योंकि अगर कोई रोष होता है तो रोष में जो पार्टी पावर होते हैं उसके खिलाफ वोट ज़्यादा पड़ता है, और ये फेवर में बीजेपी का है। हमको कोई अनुमान नहीं है किसका फेवर है किसका नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कम है तो सबका ही कम है, ज़्यादा तो सबका ही ज़्यादा है। इसमें बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है कि कम है तो किसको नुकसान है, ज़्यादा तो किसको नुकसान है। इसको इशू बहुत बनाया गया है कि कम वोटिंग के कारण से सब अपने अपने आंकलन करने में लगे हैं। मेरा मत यह है कि कम है तो सबके लिए कम है। जैसे मौसम खराब के कारण से 1-2 दिन प्रचार में कमी आ जाए तो हमारी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं लो जी 2 दिन खराब हो गए। मैं कहता हूँ देखो भैया ये खराब सबके हुए, आप चिंता मत करो। तो इसलिए गर्मी भी है तो सबके लिए बराबर है, तो किसी एक पार्टी के लिए ज़्यादा है दूसरी पार्टी के लिए कम है, ऐसा नहीं है। नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ों का प्रभाव सबके ऊपर बराबर पड़ता है। सर, आपने कहा 10 की 10 लोकसभा सीटें और 11 टोटल जो है विधानसभा मिला के, अगर ये भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो क्या दोष ईवीएम पर आएगा? अच्छा है, जो दोष लगाए उनसे पूछना। हाँ जी, हमने उस समय वर्बली बताया है, उन्होंने नोट किया होगा। लेकिन अब चूंकि पोलिंग ऐसा विषय है, बोगस वोटिंग, उसको उसी समय जो रोका जाए तो रोका जाए, और उस समय नहीं रोकी, एक बार वोटिंग हो गई तो उसका कोई प्रमाण मिलता नहीं। आपके तो बूथ के साथ 4 बूथ की बात की जा रही थी, पन्ना प्रमुख चुनाव बूथ को कैसे मजबूत करना है, तो ऐसी स्थिति में कैसे बोगस वोटिंग? ऐसा है, कुछ बूथ हमारे प्रभाव के रहते हैं, कुछ बूथ
विपक्ष के प्रभाव के भी होते हैं। सबका प्रभाव सब जगह एक जैसा नहीं होता, और खास करके जब किसी बूथ पर वोटिंग समाप्त होने के बाद जो वोट बचते हैं और वहाँ धींगामस्ती से 5-10 लोग अगर अंदर घुसते हैं और वहाँ एक्शन, मानो पुलिस नहीं है, एक्शन नहीं लिया गया, तो वो कुछ ना कुछ मिलीभगत अंदर भी होती है। क्योंकि हम ये कहें कि बिना मिलीभगत को अपने आप कर गए, आखिर बटन दबाने वाला भी दबाता है, वोट डालने वाला भी दबाता है, एक एक करके जाएंगे। उस समय या तो दबाव उनके ऊपर होता है। हालांकि आखिरी 1 घंटे में पुलिस बहुत अलर्ट रही है सब जगह, और बहुत जगह रोका भी है। मैंने पहले बताया ना कि इतनी जितनी पहले होती रही है उससे तो कम हुई है, पहले भी होती थी खूब, लेकिन अब चूंकि एक ईवीएम का सिस्टम आ गया, और पहले बैलेट होता था, बैलेट में तो काउंटिंग में भी दिक्कत आती थी, अब ईवीएम में काउंटिंग में दिक्कत नहीं है, बटन दबाया, सब सामने आ गया, कर लो भी नोट, तो नोट हो जाता है। मॉक पोलिंग भी होती है। मैं भी कह रहा ना, सुविधाएं काफी हुई हैं, फिर भी जितनी चीजें हुई हैं ये ना हो, इसके लिए हम आगे भी कोशिश करेंगे। सर, रिव्यू मीटिंग आपने कल पंचकुला के संस्करण में हुई, आपने कहा कि रिव्यू मीटिंग के आधार पर आप 10 की 10 लोकसभा और 1 विधानसभा जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस बार जनता ने चुनाव लड़ा है, तो टिकटें हमने बांटी, इस आधार पर अब जनता चुनाव लड़ रही है। कैसे सर, आपने क्या आधार? देखिए, जनता चुनाव लड़ रही है, वो तो जनता ही लड़ती है, चाहे उनका हो चाहे हमारा हो। अंतर पड़ता है व्यवस्थाओं को देख करके ध्यान में आता है। मैं स्वयं लगभग 35 बूथों पर उस दिन गया हूँ, करनाल लोकसभा की सभी 9 की 9 विधानसभाओं में, कहीं 2 पर, कहीं 4 पर, कहीं 3 पर जाना। तो वहाँ होता है भी अपने टेबल हैं, उनको जरा मिल लिए, एक बार अंदर बूथ में राउंड लगाए। मैंने वहाँ देखा कि उनके मैक्सिमम जगह पर पोलिंग एजेंट भी नहीं थे। पोलिंग एजेंट उन्होंने पेड रखे हुए थे, और पेड पोलिंग एजेंट जो होते हैं वो कितना दिन रुकेंगे और क्या ध्यान रखेंगे। एक स्थान पर तो ऐसा अनुभव भी आया, एक पोलिंग एजेंट उनका था कांग्रेस का, अब उन्होंने सवेरे ना तो उनको नाश्ते की व्यवस्था की, ना उनको भोजन की व्यवस्था की, वो चाय का व्यवस्था, भोजन, नाश्ता आप सब करते हैं, तो हम भी कहते हैं बिहारी पोलिंग पार्टी भी और आप भी सब उसमें करो, पार्टी व्यवस्था करती है उसका। तो वहाँ वो भोजन करने के बाद वो कांग्रेस एजेंट कहता है कि मारे वाला ने तो ना चाय भेजी ना खाना भेजा, अब बीजेपी वाला का खाना खा के वोट तो मैं बीजेपी को ही दूंगा। देखिए, ये जो लोग वहाँ गए हैं आज की डेट में तो वही बता सकते हैं, मैं तो 4 तारीख को शाम को बता पाऊंगा। बागेश जी अपना रिव्यू भी किया, आपका भी ऐसा मानना है और बाकी लोगों का भी ऐसा मानना है कि पिछले बार के मुकाबले जो मार्जिन है वो कम रहेगा। पिछले बार आप 20 से लेकर 50% तक का मार्जिन रहा था आपका जीत के ऊपर, तो क्या ये कम मार्जिन, और अब जैसे आप बता रहे हैं कि 2 जगह पे बोगस वोटिंग भी हुआ, तो क्या ये कहीं ऐसा है कि उन 2 जगहों पे बीजेपी को नुकसान होगा अगर मार्जिन कम है, या वहाँ पे हमारी स्थिति ठीक नहीं है? देखिए, दोनों बातें अलग अलग हैं। बोगस वोटिंग होना अलग बात है, जन समर्थन का बढ़ना अलग विषय है। जैसे मैंने बताया कि इस बार जातिगत जो बैरियर हैं, जो पहले जितने सुदृढ़ होते थे इस बार उतने सुदृढ़ नहीं रहे। सब जातियों ने वोट हमको दिया है, उसमें से वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है। बोगस वोटिंग नहीं होती तो शायद मार्जिन हमारा और ज्यादा बढ़ता। तो बोगस वोटिंग का मैं विषय निकाला है, लेकिन ये नहीं कि सारा ही कोई बिल्कुल सब चुरा लिया। कुछ बूथों पर शिकायत आई है, वो आगे ना आए इसके लिए हमारी चुनाव मशीनरी को भी देखना होगा, सावधानी बरतनी होगी। अच्छा सर, रोहतक लोकसभा की बात करूँ, पिछली बार अरविंद शर्मा जी ने काफी कम मार्जिन से चुनाव 7,500। हाँ, तो अब की बात तो दीपेंद्र हुड्डा ने काफी मेहनत की है उस लोकसभा में, क्या लगता है आपको? मेहनत करने में तो कोई कम पिछली बार थोड़ी कम छोड़ी थी, पिछली बार भी कमी नहीं छोड़ी थी। तो इसलिए मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत करना वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो चुनाव लड़ते हैं उनको करना ही चाहिए। उनके मेहनत से नहीं होता है वोट मिलता है।